अस्सलाम नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अॼु उहा शख्सियत आहे जेके मोस्ट रेस्पेक्टेड ऑनरेबल सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब मेरे साथ हैं। सर, आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सर बहुत शुक्रिया। सर, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। मुल्क के अंदर सियासत जो है कोरोना के ऊपर हो रही है। कोरोना एक दफ़ा फिर जो है सियासत की नज़र हो गया। सर जनाब अली, सबसे पहले तो मैं ये मास्क इस वजह से पहनकर आपसे गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ कि मैं लोगों की याद दहानी करना चाहता हूँ कि जो एहतियातें हमने की थी और हमें करनी चाहिए और दुनिया के अंदर मकबूल हैं, वो एहतियात ये है कि मास्क पहने, मैं और आप फासले से बैठें और हाथ धोएं। तीन ही बातें हैं ना, तीन बातें। मास्क पहने, फासला रखें और हाथ धोएं। हाथ क्यों पाबंदी से धोएं? इसलिए कि ये वायरस चेहरे के करीब जाने से ज़्यादा प्रोपेगेट करेगा। अब मेरे हाथ में अगर लगा होगा तो मैं अगर चेहरे को हाथ लगाऊंगा तो बड़ी जल्दी मेरा इन्फेक्शन बढ़ेगा, तो लिहाजा हाथ इस वजह से धोएं। दूसरे ये भी एहतियात कर लें कि बिला वजह चेहरे को हाथ कम लगाएं। इंसान फितरतन दिन में कई, बल्कि हर घंटे में 15-20 मरतबा ज़रूर चेहरे को हाथ लगा लेता है, तो इस दौरान में वो एहतियात कर लें। इससे बढ़कर बात यह कि मैं मीडिया का मशकूर हूँ कि मीडिया ने तकरीबन हर रोज़, हर चैनल ने कई मरतबा लोगों को ये हिदायत की है या आगाह किया है कि ये करो, और लोग एहतियात करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते। और आपने शुरू में हमारे यहाँ लोग ये कहा करते थे कि जी अनपढ़ कौम है ना, यहाँ तो कोई अमल ही नहीं करेगा। हमने बड़ी पढ़ी लिखी कौमों का हाल देखा कि जो हज़ारों की तादाद में जुलूस भी निकालते थे कि मास्क नहीं पहना जाए, और उनका हशर भी देखा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने फिर भी ज़्यादा डिसिप्लिन का मुजाहरा किया। बड़ी बात है, आई एम गिविंग क्रेडिट। ये बड़ी अहम बात मैं आपसे कह रहा हूँ। हमने मसाजिदों के साथ जो रवाबित किए, SOP जो डिसाइड हुए, 100% फॉलो नहीं हुए होंगे, मगर 60-70% फॉलो हो गए, तो एक बहुत बड़ी जीत है। आजकल लोग बाज़ारों में या इधर उधर नहीं फॉलो कर रहे, मगर बाज़ारी जगहों पर कर भी रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो ये जीत मिली, इसकी कुछ वजूहत हैं। जो पहले हमले में मिली उसकी वजूहत ये हैं कि आपने एहतियात की, आपने मसाजिद खुली रखी, अल्लाह से रब्ता रखा, और तीसरे ये कि इतनी मुखय्यर कौम है कि इसने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए गवर्नमेंट ने और मैंने और आपने और हर शख्स ने अपनी जेब में हाथ डालकर खाने का बंदोबस्त किया, गरीब का बंदोबस्त करने की कोशिश की। अल्लाह को पसंद आई। यानी जहाँ आपको कोई रीज़न नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियस रीज़न ये है कि अल्लाह को ये बात पसंद आई, तो आपने अपना कोरोना को 6,600 मैक्सिमम आपके केसेस हुए थे। हिंदुस्तान में लाख तक पहुँचे, अमेरिका में 30,000 रोज़ाना के पहुँचे, हम मैक्सिमम 6,600 तक पहुँचे, मगर अब हमने 3,000 फिर क्रॉस कर लिया है। तो लिहाजा सर्दियों में बढ़ने का इम्कान होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो सर्दियाँ आ रही हैं, वहाँ पे बढ़ रहा है। लिहाजा आपकी मईशत को बड़े लेवल पर इस्तेहकाम मिला, बेहतर हो रहा है। यानी इतना नुकसान नहीं हुआ जितना मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में हुआ और दूसरे ममालिक में हुआ। अमेरिका के किसी ने कहा कि अगर मैं वो चीज़ें कर लेता तो हमारी जो पाकिस्तान ने की, तो हमारे $10 ट्रिलियन का हमें बचत हो जाती। तो आपने अच्छा ही काम किया होगा कोई। अच्छा, आप दूसरे फरमा रहे हैं कि कोरोना पर सियासत हो रही है। दुनिया में कोरोना पर सियासत हो रही है, मगर दुनिया में क्या सियासत हो रही है कि हुकूमत फेल हो गई। सारा बाइडेन और ट्रंप की जो सियासत थी वो इस बात पर थी कि तुम फेल हो गए, कोरोना हमारे यहाँ इतना फैल गया। इंग्लैंड में यही सियासत है, फ्रांस में यही सियासत है, स्पेन में यही सियासत है। पाकिस्तान में वो इशू तो बना ही नहीं, क्यों? आप कामयाब हो गए थे। तो ये सियासी डिबेट का हिस्सा ही नहीं बना कोरोना है। तो जब सियासी डिबेट का हिस्सा नहीं बना, मगर अब कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। कंट्रोवर्सी इस वजह से कि सियासी जलसे चल रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ सारी सियासी पार्टी से कि इस वक्त सियासी जलसों को मौखर कर लें। कोई अगर किसी नजूमी ने कोई डेट दी हुई है कि हुकूमत गिर जाएगी और होगा, तो उस नजूमी से भी ये कहा जाए कि तुम इसको 1 महीना एक्सटेंड कर दो ताकि ये मामला आगे चला जाए और इस मुश्किल से हम निकल जाएं। तो मेरी दरख्वास्त मज़ाहिया अंदाज से भी मैं कर रहा था, मगर मेरी दरख्वास्त सियासी लीडरान से सबसे कि इस जलसों को मौखर कर लें, क्योंकि कुछ लोग तो मजबूत होंगे, नौजवान होंगे, वो कहेंगे कि जी हमारे पर कोई असर नहीं, मगर उन बेचारे बुज़ुर्गों का जो घरों में है उनका ख्याल कर लें,
उनका ख्याल कर लें जो सही इसमें फंस कर। और इसमें एक अजीब बात यह है कि अल्लाह ताला ने ये मुसावाती डिजीज़ भेजी है। इसमें ये नहीं है कि अमीर बच जाएगा, गरीब मर जाएगा। ये मुसावाती डिजीज़ है, जो फंसेगा जाएगा। सर, मिस्टर प्रेसिडेंट, सबसे बड़ी चीज ये है कि फर्स्ट वेव भी आपके सामने थी, सेकंड वेव भी आपके सामने है। जिंदगियां अहम नहीं है, सियासत अहम है, जाती मुफादात अहम है, यही लग रहा है आज। तो नहीं, एक तो कोई कम्युनिकेशन गैप है। मैं बताऊं आपसे, आप बाजार भरे देखते हैं, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी चैलेंज कर रहा है कुदरत को। इसका मतलब ये है कि उसको यकीनी नहीं है कि ये बढ़ रहा है। अच्छा, अब तो बड़े बड़े सियासतदानों को हो गया और इस नई दूसरी वेव में हुआ, तो मैं समझता हूँ कि दैट इज़ अ गुड इंडिकेटर कि जब हम अहम सियासतदानों को, बड़ी लीडरशिप को जब हो रहा है, तो अवाम का इस मामले में ख्याल कर लिया जाए। उनसे दरख्वास्त है, उनसे रिक्वेस्ट है कि 1 महीना पोस्टपोन कर लें, आगे कर लें, है ना, जलसे जुलूसों के हवाले से। देखो, और इस बात का भी इम्कान है कि कोविड की वजह से अगर लोग कम आएंगे तो जलसा भी कमज़ोर तो होगा ना, है ना। तो इसी इंटेंशन से थोड़ा सा इसको मौखर। सर साहब, आप 80 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 1979 में इलेक्शन लड़ा, 1997 में लड़ा, 2002 में, 2013 में, 2018 में। एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल है आपकी। सिंध के अंदर आप, वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां सदर साहब आप नहीं गए। पर्सनली मैं आपको जानता हूं, आपके घर भी आया, सब कुछ ये मैंने चीजें देखी हैं। तजादात क्यों बढ़ रहे हैं सूबे के बीच में और वफाक के बीच में, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट? अच्छा, मैं आपसे नेचुरल कुदरती, एक तो कुदरती बात है कि जब गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ जमातों की होती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो है, ये तो कुदरती बात है। दूसरे ये कि इसमें मैं समझता हूँ कि इस तरफ बेहतरी हो सकती थी कि दोनों ये सोच लें कि जो हमारी सियासी लड़ाई है वो हम लड़ते रहें, मगर जो काम है वो हम करते रहें। बड़ा सिंपल सा सलूशन है ना, मगर ये सिंपल सलूशन इंसानों के अंदर बहुत भारी हो जाता है। तुमने ये कहा लिहाजा हम ये करेंगे, तुमने ये कहा तो हम ये करने नहीं देंगे, ये वाली कैफियत से निकलना पड़ेगा। और आप ये देख लीजिए कि डेवलपमेंट के अंदर बेइंतहा ज़रूरी है कि जो जो हुकूमत, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो मुशारकत के साथ आपस में शरीक होकर और मुत्तफ़िक़ा काम करेगी, उसकी कामयाबी का इम्कान बढ़ जाता है। अच्छा, सिंध सूबा या कोई और सूबा, अवाम के हाल के हवाले से डेवलपमेंट जब सही नहीं हो, मिसाल के तौर पर जब बारिशों से बड़ा नुकसान हो, मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम्स हों, बिजली के सेक्टर में प्रॉब्लम्स हों, इस सब में इनको मिलकर काम करना चाहिए। और पिछली मरतबा जब मैं आया था तो मैं कायदे आज़म शायद 11 सितंबर को आया मैं, तो कायदे आज़म के मज़ार पर मैं फूल चढ़ाने भी गया और फातिहा पढ़ने गया। तो चीफ मिनिस्टर साहब से उससे पहले भी मुलाकात हुई, जब भी हुई, और गवर्नर साहब से, दोनों से मैंने ये कहा कि जब मिलकर काम करोगे तो भला कौम का ज़्यादा होगा। तो डेवलपमेंट में देखो, सियासी लड़ाई जारी रखो, मगर अपना अपना जो काम है डेवलपमेंट का और इंसानी खिदमत का और आवाम की खिदमत का, वो भी जारी। सर, वफाकी गवर्नमेंट को सबसे बड़ा जो मसला है 2.5 साल में, वो है महंगाई। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, आज भी क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान की तारीख में जीडीपी आपकी नेगेटिव गई 2%, इंडिया की, भारत की गई 20-30%। मैं मानता हूं, लेकिन ये तो इम्पैक्ट पड़ा ना, महंगाई बहुत है, आम लोग सर कहाँ जाए? अच्छा देखिए, एक तो जीडीपी 2% माइनस नहीं गई, कम हुई, मगर 0.5% पर आई, माइनस में अभी नहीं गई। एक तो ये बात है। दूसरे ये कि हुकूमत ने मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से बहुत कुछ हासिल किया। ये हम सब की जीत है, ये सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, ये मुल्क की जीत है। क्या किया आप सोचें, करंट अकाउंट डेफिसिट जिसमें 18 मिलियन अरब डॉलर हम हर साल, एक्सपोर्ट हमारी बहुत कम थी और इंपोर्ट ज़्यादा थी, है। तो ये 20 अरब डॉलर के लिए हम भीख मांगते थे दुनिया से कि भाई हमें डॉलर दो, है, 20 अरब एवरी ईयर। अच्छा, वो जनाब श्रिंक होकर इस वक्त सरप्लस में आप चले गए। चलो सरप्लस नहीं, बैलेंस भी हो जाएंगे, तो कम से कम जितने डॉलर आपने एक्सपोर्ट से कमाए उतने डॉलर आपने इंपोर्ट में खर्च किए, तो ये 18 अरब डॉलर हर साल का तो फर्क ये पड़ गया। ठीक है जी। अच्छा, दूसरे ये कि आपने देखा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज मुस्तकबिल की सौदागर है। वो आगे का सोचती है कि जी हमारा मामला, हमारी इंडस्ट्री, हमारी फैक्ट्रियां चलेंगी तो शेयर प्राइस बढ़ती है। वो एक इंडिकेटर है कि मामला बेहतर हुए। 2 हो गया। तीसरे ये
कि आपने इस अरसे के अंदर 5,000 अरब रुपए के कर्जे भी वापस किए और प्रिंसिपल वापस किए, और इस अरसे में इस साल आपने कोई नया कर्जा सवाए इसके कि आपने वापस करना है तो वो लिया, मगर एक कोई नया कर्जा नहीं लिया। ये भी एक बड़ी बात है। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में कंस्ट्रक्शन का पैकेज मिसाल के तौर पर, ये जो कोविड का आपने सही मुकाबला किया, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही हैं। आज मैं सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची के में मिला था, जो 7-8 हैं, उनसे मिला था, अमेरिकन बिजनेस काउंसिल से मिला। दोनों ने मुझे ये बताया कि जनाब वो कम से कम वो सारे सेक्टर्स, इंडस्ट्री जो है वो बहुत बेहतर फुटिंग पर आई। अब आइए महंगाई पर। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमी बेहतर हुई। अच्छा, अब इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, टाइम लगेगा 7-8 महीने। मगर आपको एक इंडिकेटर बता दूं, इंडिकेटर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गैलप ने सर्वे किया 3-4 दिन पहले छपा। वो सर्वे, गैलप का सर्वे ये कहता है कि फरवरी, अगस्त, अक्टूबर, इन सब जगह पर उन्होंने किया। लोगों का जो ख्याल था कि हमारा हाल 6 महीने बाद ख़राब होगा, अब उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। लोगों की उम्मीदें आम आदमी की वाबस्ता हो गई हैं कि अब 6 महीने बाद हमारा हाल और बेहतर होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को 2 काम करने हैं। एक, खाने की महंगाई को मैनेज करें, चाहे सब्सिडी देनी पड़े। आप दे ही रहे हैं ना, बिजली पर सब्सिडी दे रहे हैं, खाने की चीज़ों को भी हैंडल करें, और दी जा रही है सब्सिडी। मैं कह रहा हूँ उसको हैंडल कर लें, और गल्ला, गंदम, चावल, चीनी, ये इन चीज़ों को मैनेज कर लें। तरकारी को मैनेज करना, वेजिटेबल्स को मैनेज करना ज़रा सा मुश्किल होता है। वेजिटेबल्स कैसे मैनेज होती हैं? वेजिटेबल्स इस तरह से होती हैं कि इस साल किसान ने टमाटर बोया है ना, टमाटर की कीमत जो है वो ज़मीन पर आ गई, तो अगले साल वो टमाटर ही नहीं बोएगा, वो आसमान से बात करेगी, है ना। प्याज का यही होगा, है ना, एक साल बोएंगे मुनाफा होगा, दूसरे साल नुकसान हो जाएगा, फिर तीसरे साल नहीं बोएंगे। इसके अंदर एक कुशन होता है। अच्छा, वो कुशन ये है कि अफगानिस्तान से ट्रेड हो गई आपकी, है, मतलब अचानक, क्योंकि अफगानिस्तान की सोच और है, ईरान के साथ ट्रेड हो गई। जब हिंदुस्तान के साथ ट्रेड खुली हुई थी तो अनियन ये एक्सचेंज हो जाता था, ये क्वेश्चन हो जाता था। तो हिंदुस्तान के साथ वो दुश्मनागी की जो कैफियत है वो हिंदुस्तान उसमें रिलेंट ही नहीं कर रहा, उसको छोड़ दें। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कल परसों यही कहा कि ये ट्रेड अफगानिस्तान की और ईरान की, इसको इतना स्मूथ कर लिया जाए कि वेजिटेबल्स में जो स्पाइक्स आए वो हैंडल हो जाए। गंदम का और इसके अंदर ये सब्सिडी के ज़रिए और इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, वो करें, मगर ये फूड इन्फ्लेशन को आप हैंडल कर लें तो इंशाल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। सर, कितने नंबर आप देंगे 10 में से इस गवर्नमेंट को? 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है। भाई साहब, मैं ये समझता हूँ कि जिस कैफियत में इसको मईशत मिली थी, सबसे बड़ा टेस्ट मईशत था, है ना। वो क्या कहते हैं, वो एक अंग्रेज़ी का फ्रेज़ है कि कोई भी बात कर लो तो कहते हैं इज़ द इकोनॉमी स्टूपिड, सिर्फ इकोनॉमी की बात करो, इकोनॉमी इज़ द थिंग विच अफेक्ट्स पीपल। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक कैफियत थी उसमें इनको 10 में से 10 नंबर दूंगा, इस वजह से कि दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड। आपको मालूम है कि यही हुकूमत शुरू के 6-7 महीने हम बहुत परेशान रहे, ये हुकूमत परेशान रही। कभी दोस्तों के पास गई, दोस्तों से कहा कि भाई वी नीड कुशन, वी नीड हेल्प, और जो डॉलर को हम आर्टिफिशियली सस्टेन कर रहे थे तो नतीजा ये होता था कि जितनी हेल्प वहाँ से हुई वो डॉलर को सस्टेनेंस में ही गुजार दी हमने। डॉलर को फ्लोट किया, है ना, डॉलर को अपनी सही मुकाम पर आने दिया, नतीजा ये हुआ कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर गवर्नमेंट को पूरे नंबर देता हूँ। जो इसका मुझे ये कैफियत मालूम है, अंदाज़ा है कि मईशत बेहतर होगी तो नीचे से ही कोशिश होगी। तो नीचे से क्या कोशिश हुई? कोविड के बावजूद आप इनके नंबर कम ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोविड भी था ना। कोविड के अंदर इंडिया वेंट इनटू -23% ऑफ द GDP है। तो आपकी अगर हुकूमत 0.5% पर रुकी हुई है तो ये तो बहुत बड़ा क्रेडिट है। तो मैं मईशत के हवाले से सिर्फ जो 2 क्वालिफिकेशंस मैंने लगाई हैं आपके सामने, एक महंगाई खाने की, फूड की, और दूसरी मैं जिसको और मज़ीद इजाफा करना चाहता हूँ कि गवर्नेंस इम्प्रूव करनी पड़ेगी मज़ीद। कि गवर्नेंस का मतलब ये कि आपके इश्यूज़ को आपको ये एहसास हो कि जी मैं गया हूँ कहीं और मेरा काम पूरा हो गया। यानी मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ गवर्नेंस की। वफाकी मुहतसिब के इदारे मेरे पास हैं, 5 मुहतसिबीन हैं, वफाकी मुहतसिब, इंश्योरेंस, बैंक, टैक्स मुहतसिब और हरासमेंट का मुहतसिब। मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि यार यहाँ 60 दिन में फ़ैसला होता है,
60 दिन में, एवरीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से आपको शिकायत है और 150 डिपार्टमेंट्स हैं, 60 दिन के अंदर फैसला होता है। नतीजा ये हुआ कि जो पिछले साल हमने तकरीबन लाख केसेस डिसाइड किए थे, इस साल डबल हो गए। क्यों? लोगों की उम्मीद बन गई। ये है गवर्नेंस, है ना। उम्मीद बन गई कि जी कोई मसला हो, बिजली, गैस, इस हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, और बहुत सारे इदारे हैं, आप यहाँ करें और ये फैसला जनाब 60 दिन के अंदर होता है। तो लिहाजा ये जो दो ही चीज़ें मैंने आपसे गुजारिश की कि गवर्नमेंट को जो अब करनी है मज़ीद, वो है गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिवनेस चाहते हैं ना, आपका इशू है, यू नीड अ रिस्पॉन्स। अच्छा, एक रिस्पॉन्सिवनेस, और दूसरे ये कि ये जो आम महंगाई है, जुडिशरी माशाअल्लाह बहुत सारे इश्यूज़ को हैंडल कर रही है, मगर मैं समझता हूँ इंसाफ की स्पीड बढ़नी चाहिए जुडिशरी की तरफ भी, है जो नहीं है, जो इम्प्रूव हो रही है, मगर जहाँ तक वो खुद जाना चाहते हैं वो नहीं गए। जहाँ तक वो खुद जाना चाहते हैं, मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, वो खुद भी बार बार चीफ जस्टिस साहब इस बात की बात करते हैं कि जी इंसाफ की स्पीड बढ़नी चाहिए। क्या आपको सर है कि जुडिशल एक्टिविज्म जब था, या आज जुडिशरी इंतजामिया में मुदाखलत कर रही है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, जुडिशरी का काम यह है कि इंतज़ामिया जो है अपने दायरे से आगे ना बढ़ जाए। जुडिशरी का काम यह है। एक मिसाल के तौर पर आज मेरे पास एक साहब आए थे, उन्होंने कहा जी ये काम जो है हमारा हक बजानिब है, और ये मामला ऐसा है कि जनाब हम समझते हैं कि हम जुडिशरी के पास जाएं ताकि वो एग्जीक्यूटिव को कुछ कहे। तो मैं उनसे कह रहा था कि नहीं, इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी ये है कि वो ख़ुद चलाए, और इंतज़ामिया अगर खुदा न खासा कहीं ढीली पड़ती है तो फिर जुडिशरी उसको प्रॉम्प्ट करती है। मैं आपको कावान का केस बताता हूँ, वो हाथी का जो केस बड़ा मशहूर हुआ। मैं समझता हूँ कि हमारी एग्जीक्यूटिव और हमारी इस्लामाबाद का जो CDA है, वो खुद ही एक्टिव होता तो जुडिशरी को कहना ना पड़ता कि तुम ये करो, है। बड़ा अच्छा फैसला हुआ। मैं सीएम मुराद अली शाह साहब को कोविड हुआ, अभी उनको जुडिशरी ने तौहीन अदालत कर दिया। एक ऑलरेडी बंदा क्वारंटाइन है, उसको तौहीन अदालत कर दिया, वो किस तरह अदालत आएंगे? नहीं, मैं आपको मिसाल देता हूँ मैंने क्या किया। मैं इसी की मिसाल देता हूँ। मेरे यहाँ कोविड ये मेरे यहाँ अपील आती हैं मुहतसिबीन की, है, और उसमें है ये क्लॉज ये है, और मुझे कोई हक नहीं पहुँचता, मेरे कानून ये कहता है कि मैं जो टाइम बार हो जाए उसको मैं नहीं देख सकता। तो उसमें हुआ ये कि 30 दिन होते हैं कि वफाकी मुहतसिब ने फैसला किया, अपील तुम 30 दिन के अंदर दायर कर दो। अब 31 दिन हो जाएं तो मुझे कहा जा रहा था कि आप रिजेक्ट करें। मैंने कहा कोविड हुआ है, कम से कम इनको 2-3 हफ्ते का मार्जिन मिलना चाहिए, है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, फोर्स मेजोर एक क्लॉज होता है कि जी आफत आ गई, मुश्किल आ गई, उसमें नहीं हुआ। तो ये फोर्स मेजोर वाली कैफियत के अंदर मैं समझता हूँ जुडिशरी भी समझती है इस बात को, और मैंने लॉ मिनिस्टर से बाकायदा ओपिनियन लिया इस सिलसिले में कि भाई मुझे हक नहीं है टाइम बार ख़त्म करने का। तो उन्होंने भी यही कहा कि जी आप फोर्स मेजोर के तहत आप। एक सबसे बड़ा मसला जो वफाक और सिंध के बारे में, वो आइलैंड्स का मसला है। ये सबसे बड़ा, ये वो समझते हैं कि ये कब्जा है, और एक आप तो खुद असेंबली में रहे, करारदाद भी सिंध असेंबली से हो गई है, एक बड़ी कश्मकश है, टकराव है, इसको आप मेरे ख्याल से इसमें टकराव नहीं है। इसमें फेडरल गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि इसकी सारी आमदनी सब कुछ जो है वो सिंध के लोगों के लिए और सिंध गवर्नमेंट के पास आए, है ना। ये पहली बात, तो इसको टिक ऑफ करते जाए ना चीज़ों को, है कि ये फेडरल गवर्नमेंट इसके मुनाफे के अंदर किसी चीज़ के अंदर नहीं, इट शुड बी इंटरेस्टेड, और ये फेडरल गवर्नमेंट ने कह भी दिया है, ठीक है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 ये कि इस डेवलपमेंट से होगा क्या, इस डेवलपमेंट से मईशत बेहतर होगी सिंध की, सारे सिंध का, वो भी उसको भी अंडरस्टैंड कर लें। तीसरे ये कि माहीगीरों के इंटरेस्ट के हवाले से इस पर तवज्जो देना ज़रूरी है, लाजमी है। चौथे ये कि मैंग्रोव्स के हवाले से, मैं तो मैंग्रोव्स का चैंपियन था 2013 से 18 तक। KPT मैंग्रोव्स के जनाब हाउसिंग सोसाइटी बना रही है, तो मैंग्रोव्स के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से पहले फीजिबिलिटी की जाए, देखा जाए, है। और पांचवें ये कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी पड़ेगी। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये मामला बिटवीन द फेडरल एंड सिंध गवर्नमेंट ये तय भी हो जाएगा। लेकिन बिलावल साहब का जो स्टेटमेंट था, जाके कश्मीर के साथ उसको कनेक्ट कर दिया, ये कब्जा वही है, वही कब्जा उसको ये एक बड़ी एक्सट्रीम लेवल थी सर। मेरे ख्याल से जज्बात के अंदर बातें कही जाती हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि ये डेवलपमेंट ऐसा, देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान एक ऐसी कैफियत में है
जिसमें उसको डेवलपमेंट की तरफ देखना पड़ेगा। अच्छा, डेवलपमेंट होता है शहर के साथ, डेवलपमेंट, इस शहर का डेवलपमेंट यहाँ से 60 मील दूर पर नहीं होगा, तय है। आपने दुबई देख लिया, क्या किया उन्होंने हालांकि दुबई के इर्द गिर्द तो बड़ा रेगिस्तान है यार। आप अगर दुबई गए तो 20 मील आप इधर जाइए, 15 मील आप उधर जाइए, आपको डेवलपमेंट की बिल्डिंगें बनाने के लिए कोई कमी है? नहीं है। उन्होंने आइलैंड्स बनाए, बिल्कुल शहर के साथ मिलाकर डेवलपमेंट किया। तो ये दुनिया का एक तरीक़ेकार है। आप एनवायरमेंटली इसको एनवायरमेंटलिस्ट रिजेक्ट भी करते हैं और एनवायरमेंटलिस्ट अप्रिशिएट भी कर लेते हैं अगर आपने इसकी अच्छी प्लानिंग की हो। तो जो एनवायरमेंट का जो फैक्टर है उसको भी हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आ रहा है 3-4 तरफ से। आपको मालूम है थरकोल हाँ सर का जब इन्वेस्टमेंट हो रहा था, तो मैं EPA की सेशन हो रहा था होटल में कराची में, उसमें मैं खुद जाता था है, और वहाँ मैं चैलेंज करता था कि थरकोल से ये होगा, जो पानी निकालोगे वो कहाँ डालोगे, उसका क्या करोगे। तो उस वक्त कैफियत ये थी कि थर प्रोजेक्ट वालों ने कहा था जी पानी जो हम निकालेंगे उसका अभी तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे। अब क्या किया उन्होंने, उसी के अंदर तिलापिया मछली ग्रो की और बड़ी अच्छी ग्रो की। तो देखो ना, निकल आया ना कोई के एनवायरनमेंट के एतबार से, जैसे अलास्का में लाइन डाली हुई है पाइपलाइन। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट होगा, देयर बी एनवायरमेंटलिस्ट, इनके साथ हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा मैंग्रोव्स को, माहीगीरियों को, कि इनके रोजगार पर फर्क ना पड़े। और मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट के साथ अश्योरेंस कि सिंध गवर्नमेंट दिस इज योर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। एक फेडरल गवर्नमेंट ने एक इनिशिएट किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर की जाए। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि सर आइन का आर्टिकल 172 कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सिंध गवर्नमेंट की है, इसको आप भी इंडोर्स करते हैं? इस पर हम भी बहस ही नहीं कर रहे ना, हम ये कह रहे हैं कि काम करो, सारा पैसा तुम्हारा है ना। और ये इसका जो भी लीगल व्यू हो आपस में लीगली बैठकर तय करके खत्म करें। सर कराची दिल है पूरे मुल्क का, और आप भी कराची, सिंध का भी दिल है, सिंध का भी दिल है, और आप भी कराची से हैं सर। तो कराची के हवाले से एक तो MQM, दूसरा GDA आपके इत्तेहादी कहते हैं कि कोई बड़ा काम नहीं हो रहा। जो ये बड़ा प्रोजेक्ट लाए हैं, आप मीटिंग भी हुई थी खान साहब की कल, उसमें भी ये डिस्कस हुआ। MQM कह रहे हैं कि ये स्पीड ही नहीं है इसकी काम की, स्लो काम हो रहा है। क्या इसके पीछे क्या अवामिल है? मेरे ख्याल से वैसे एक स्लो ब्यूरोक्रेसी तो पाकिस्तान की गिट्टी में बैठा हुआ है, गिट्टों में बैठा हुआ है, स्लो ब्यूरोक्रेसी, उसको तेज़ करना। और फिर ये जो 1.2 ट्रिलियन रुपीस का जो पैकेज है, इसकी खूबसूरती ये है कि इसको जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। यानी द टेस्ट नाउ इज़ नॉट इन द नंबर्स ऑफ द पैकेज, टेस्ट ये है कि ये इम्प्लीमेंट होगा तो कराची का हाल बेहतर होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर बड़ी तवज्जो दे रहे हैं। आज भी हमने मीटिंग जो की मुख्तलिफ इदारों के साथ, वहाँ भी ये बात गुफ्तगू में आई कि ये इसके ऊपर तवज्जो देना और इसको जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करना। इसमें सारी चीज़ें आ गई, इसमें ट्रांसपोर्ट आ गया, सेक्टर आ गया, इसमें पानी आ गया, सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो मैं समझता हूँ कि ये सीवेज आ गया है ना, अर्बन वेस्ट आ गया, सारी चीज़ें आ गई जो एसेंशियल हैं। तो मगर ये 1.2 ट्रिलियन रुपीस का जो पैकेज है, इसमें सिंध गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी है, फेडरल गवर्नमेंट का भी है। अच्छा, ये पैसे लोगों को दिखाकर और काम ना हो तो बिल्कुल ही बेकार है ना। तो दोनों गवर्नमेंट्स के इंटरेस्ट में है कि काम है, दोनों गवर्नमेंट्स। हाँ दोनों। 162 अरब रुपए का क्या हुआ, वो भी बड़ा ऐलान हुआ था। उसकी तफसीलात मुझे नहीं मालूम, मगर ये कि अगर मुझे मालूम होता। नहीं सर, मैं वो ऐसे पूछ रहा हूँ, वो भी बड़ा एक ऐलान हुआ था, ये भी बड़ा इम्प्लीमेंट करना है, उसको भी इम्प्लीमेंट करना था, इसको भी इम्प्लीमेंट करना है। और ये 1.2 ट्रिलियन का पैकेज तो सिंध और फेडरल गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर तय किया। वो 162 तो शायद इसमें सिंध गवर्नमेंट की कुछ नहीं था, ये तो दोनों ने मिलकर तय किया, तो दे शुड डू इट। सर दूसरी बड़ी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप पर्सनली सर मिस्टर प्रेसिडेंट क्या समझते हैं कि 18th अमेंडमेंट में तब्दीली होनी चाहिए? आपको पर्सनली आइन में तब्दीली लाए थे ना 18th अमेंडमेंट, हाँ ऑफ कोर्स है ना। अगर आप पूछते कि आइन के अंदर कोई तब्दीली होनी चाहिए 18th अमेंडमेंट के हवाले से, तो मैं कहता हाँ होनी चाहिए, क्योंकि आइन कोई अल्लाह का अनौज़ुबिल्लाह कोई सहीफ़ा तो नहीं है कुरान की तरह। लिहाजा 18th अमेंडमेंट के अंदर भी इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। जो प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं वो हल होने चाहिए। प्रॉब्लम्स क्या नज़र आ रहे हैं कि ये 18th अमेंडमेंट की उम्मीद अच्छी थी और अच्छी है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो जाएगी,
जब आप यहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीज़ें नीचे देंगे और एफिशिएंसी इंप्रूव हो भी रही है। फेडरल गवर्नमेंट को शिकायत ये है कि रेवेन्यू का पाई जो है हमारा वो बहुत छोटा रह गया, हम काम नहीं कर सकते। ठीक है जी। मैं ये समझता हूँ कि एक तो मईशत बेहतर होगी तो फेडरल गवर्नमेंट के रेवेन्यू का पाई भी बड़ा होगा, वो उस तरह से भी हैंडल होगा। दूसरा ये कि जो कैफियत इम्प्रूवमेंट की हैं, कोई हर शख्स ये महसूस करता है कि हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट का इम्कान है, तो 18th अमेंडमेंट में इम्प्रूवमेंट का इम्कान रहेगा। कोई ऐसी चीज़ पाकिस्तान में है ही नहीं जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं। सर 18th अमेंडमेंट में वफाक कमजोर हुआ है या ज्यादा खुद मुख्तारी सूबों को दी जाए? दोनों बात नहीं, कमज़ोरी तो कोई नहीं हुई, ये ज़्यादा खुद मुख्तारी दी गई, मगर रेवेन्यूज़ के एतबार से रेवेन्यूज़ कम हो गए, कमज़ोरी कहीं भी नहीं है, रेवेन्यूज़ कम हो गए। और जो मईशत का हाल था, देखो जब हम और आप खुदा न खास्ता भूखे हों तो एक रोटी का डिवीज़न भी हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो, ठीक है ना, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। और मैं और आप पेट भरे हों तो 4 रोटियां भी पड़ी होंगी ना तो हम सोचेंगे यार किसी और को दे दो। सर दूसरी बड़ी चीज सेनेट इलेक्शन, जिस तरह नून लीग का रवैया है, नून लीग की सियासत है आपके सामने, अगर वो रिजाइन करके जाते हैं, एक इलेक्टोरल कॉलेज हट जाता है, तो सेनेट इलेक्शन के नताइज क्या निकलेंगे सर? ये हाइपोथेटिकल सी बात है। मैं सेनेट इलेक्शन में एक मस्बत बात आपसे करूं कि मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को एक इंस्टीट्यूशनल आइनी अमेंडमेंट लानी चाहिए कि इसमें वोट बिके नहीं। अच्छा, तो आइनी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। मुझे ये मालूम है कि पिछले प्राइम मिनिस्टर ने भी हमको बुलाया और हमको बुलाकर, और वो प्रेस में भी पब्लिश हुआ, हमको बुलाकर ये कहा कि जनाब सेनेट के अंदर लोग बिकते हैं, लिहाजा इसको हैंडल करना चाहिए। अच्छा, हमारे सेनेट के इलेक्शन के अंदर इमरान खान ने 22 MPs को निकाला, याद है आपको? हाँ सर याद है। अपनी पार्टी के इलेक्शन 2018 से पहले ये कराची आए, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि क्या इसको अभी ठहर जाओ, अभी बात मत करो। कहने लगा डॉक्टर साहब, कहने लगे इमरान खान के डॉक्टर साहब ये मेरे ज़मीर पर बहुत भारी है, 22 लोगों ने ऐसी हरकत की है, तो मैं तो निकाले बगैर नहीं चैन से बैठूंगा। मैंने कहा अभी ठहर जाओ, सोच लो। जनाब हम एयरपोर्ट से निकले, ये बात हुई एयरपोर्ट से निकलते ही, निकले पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं एयरपोर्ट के बाहर होती है ना, नीचे आकर, उसमें इमरान खान ने कहा कि 22 लोगों ने हमारे गड़बड़ किया, हम इनको निकालेंगे। तो देखो ये तकलीफदेह बात है। लोगों ने MPs को इलेक्ट किया वोट देकर, भरोसा लेकर, और वहाँ पर जाकर वोट बिके, तो लिहाजा शो ऑफ हैंड्स की कैफियत सेनेट में आनी चाहिए। सर 2-3 चीज़ें हैं, एक तो नून लीग की पॉलिटिक्स, दूसरा मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के हमारे साथ राब्ते हैं, हम बात करना चाहते हैं, कंडीशन ये है कि इस गवर्नमेंट को घर भेजा जाए, ये भी तो गैर आइनी तरीका है। जनाब वाली, जब हम धरने पर थे ना, तो हमसे ये कहा गया कि जी आप फ़ौज से रब्ता करें। हमने कहा हम तो नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा कि जी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमने कहा ऑफिशियली रिक्वेस्ट करो, आप भी आएँ, हम भी बैठते हैं। तो फिर ऑफिशियली रिक्वेस्ट आई, फिर आपको मालूम है, फिर खान साहब गए, मालूम याद है ना आपको? अच्छा, लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये कहना कि जी फ़ौज पहले इसको रिमूव करे, फिर हमको लाए, फिर फ़ौज सियासत से हट जाए, 3 स्टेप हो गए ना। पहले इनको उतारे तो हम बात करते हैं, फिर हमको लाए हैं, फिर फ़ौज सियासत से हट जाए। अच्छा, ये तो नहीं होता, ये नहीं होना चाहिए, न ये एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। ये एक बड़ी ज़्यादती है। आप ये देखिए कि मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला हो जाए तो मैं कहूँ जुडिशरी ख़राब। अच्छा, पहली बात ना, पहला तो यही हुआ कि जी नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जब फ़ैसला आया तो उन्होंने कहा जी जुडिशरी ख़राब, ये ऐसा है, जुडिशरी के पीछे जनाब पड़ गए। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ थी। देखिए, मैंने ये प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की, देखो बड़ी क्लियर पॉसिबिलिटी ये थी कि मईशत को अटैक करते, यानी सियासी डिबेट तो ये था ना, और कोविड को अटैक करते, सारा सियासी डिबेट यही था। अच्छा, कोविड आपने हैंडल कर लिया, लिहाजा वो निकल गया। मईशत मैक्रो लेवल पर बेहतर हो गई, लिहाजा आवाम से ये बात नहीं कर सके। क्या 2 चीज़ ढूंढ कर लाए? एक चीज़ ये लेकर आए कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को अटैक किया, और ये वक्त तो बड़ा ख़राब है। मैं बड़ा बरमला कह चुका हूँ पहले भी कि एक वो टाइमिंग ख़राब थी जब ये पिछला मोमेंटम चला, फजलुर रहमान साहब जो लेकर चले, कश्मीर का पीक पर जा रहा था,
वो दुनिया के अंदर खबर ये बनने लगी कि जी लोग बैठे हुए हैं, ये हड़ताल हुई हुई है, ये हुआ हुआ है, वो हुआ हुआ है, तो कश्मीर को डेंट पड़ा। एहसास होगा, मैं समझता हूँ नहीं होगा, तो मैं कह रहा हूँ आपके सामने ओपनली, इस वक्त भी जो ये इस सारी कैफियत से ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ कर रहा है और जिस तरह से वो डिस्टेबलाइज बलूचिस्तान में कर रहा है, जिस तरह से वो पाकिस्तान की बदनामी बढ़ा रहा है, जिस तरह से इंडिया का कहना ये है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत पे मुलव्वस है, जिस तरह से एक इर्रेस्पॉन्सिबल बयान ये आया कि हम बलूचिस्तान की आज़ादी चाहते हैं, जो बाद में रिट्रैक्ट करना पड़ा, ये जो सारी कैफियत है ये हमारे पाकिस्तान की पोजीशन को विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान दोनों जगहों पर कमज़ोर करती है। विद इन पाकिस्तान कैसे कमज़ोर करती है? इस वजह से कि जब ये चीज़ें कही जाती हैं तो इसका ढंडोरा खुद ही आपस में पीट लिया जाता है, चाहे सच हो चाहे गलत हो, तो लिहाजा एहतियात करनी है। हमारे यहाँ अच्छे ख़ानदानों के अंदर, आपके यहाँ अच्छे ख़ानदानों के अंदर ये कहा जाता है कि ज़बान को लगाम दे। हाँ बेशक, ठीक है ना, कि एक मरतबा ज़बान से चीज़ें निकलेंगी, वापस नहीं आती। अब ये चीज़ें जो निकल चुकी हैं ना, ये वापस नहीं आएंगी, ये नुकसान पहुंचा दिया, तो लिहाजा इन चीज़ों में मैं समझता हूं कि एहतियात रखें। सर ये जनवरी तक गवर्नमेंट जाएगी, आपने भी बड़े धरने दिए, एहतजाज किया, ये ख्वाहिश है, ख्वाब है या वाकई हकीकत है? मैं जुआ नहीं खेलता, मगर ये कि कोई मेरे साथ पैसा लगाने के लिए तैयार हो तो 1 रुपये 1 लाख का रेट भी चल सकता है इसके ऊपर। नहीं, इसका कोई इम्कान नहीं है। सर एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को, फौजी इदारे को, दोनों तरफ से ये नहीं है कि सियासत में ला रहे हैं। बुजरा के बयानात भी ऐसे हैं, अपोजिशन के बयानात भी ऐसे हैं। मैं समझता हूँ कि सब जो बहुत सारी चीज़ों पर हमारी जुडिशरी, हमारी फ़ौज और हमारी एग्जेक्टिव एक पेज पर है, और वो कौन सी चीज़ है? करप्शन। मुझसे लोग कभी कभी कहते हैं कि तो आप तो न्यूट्रल हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, मगर चोर के मामले में मैं न्यूट्रल नहीं हूँ। कैसे हो सकता हूँ यार? सारी उम्र मेरी गुजरी इस बात के ऊपर कि करप्शन पाकिस्तान में ख़त्म हो, है ना। अच्छा, जुडिशरी भी इस मामले में न्यूट्रल हो नहीं सकती, कोई इदारा पाकिस्तान का, अपोजिशन भी न्यूट्रल नहीं हो सकती इसमें। ये तो कह सकती है कि जी फैसला गलत हो गया, मगर ये नहीं कह सकती कि चोरों को माफ़ करो। अगर ये कहेगी तो ये अंदरून खाना कोई बात हो तो मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, जिसके ऊपर कोई अंदरून खाना बातें होती हैं तो कहा जाता है जी हम एनआरओ मांग नहीं रहे, हम एनआरओ दे नहीं रहे, तो कोई ना कोई बात अंदरून खाना भी होती है। मगर मैं समझता हूँ कि ये जो एक पेज पर पाकिस्तान अब है, ये बहुत अहमियत रखता है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, करप्शन के हवाले से। करप्शन का आपने पिछले दिनों देखा, रिश्वत का इंडेक्स इंडिया में कितना बढ़ गया है ना। तो ये करप्शन जो है ये सारे बिजनेस को डिस्करेज करती है, क्योंकि कोई पता नहीं होता ना। अच्छा, मैं इन्वेस्ट करूं, मुझे 15% रिटर्न होगा, ठीक है। अच्छा, फिर कोई कहे कि जी मुझे तो भत्ता चाहिए इसके अंदर, तो आपको पता ही नहीं यार ये भत्ते को तो मैंने बिल्ड ही नहीं किया था, भत्ता मैं दूंगा तो मेरा मुनाफे का क्या होगा। और फिर करप्शन जब बढ़ता है तो बल्दिया जैसी फायर का भी इम्कान हो जाता है। जब करप्शन बढ़ता है तो इसी तरह से जो बल्दिया फायर हुआ ना, उसी तरह से मुल्क का नुकसान होता है। सर नेब आपके सामने है, आपके स्टेटमेंट, खान साहब के पीटीआई के स्टेटमेंट माजी के आपके सामने, नेब की कारकर्दगी आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन आपके सामने है। क्या नेब वाकई एक साफ सुथरा, क्रेडिबल और सबकी अकाउंटेबिलिटी कर रहा है? ये नैब को ही प्रूव करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ अकाउंटेबिलिटी, देखें मैं मिसाल ये देता था कि पीटीआई की अकाउंटेबिलिटी तो जब हुकूमत ख़त्म होगी, जब इम्कान बनेगा ना, 2 साल में तो अकाउंटेबिलिटी क्या होगी यार, कौन बताएगा, कौन इन्फॉर्मेशन देगा। तो जब 5 साल पूरे होंगे तो अकाउंटेबिलिटी का इम्कान बनेगा। मगर जो लोग हुकूमत में रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल अकाउंटेबिलिटी के वो हैं भाई जो दुकान में आए ही नहीं, उसकी अकाउंटेबिलिटी अभी तो नहीं हो सकती ना। जो दुकान में रहा है 25-30 साल, जो रहे हैं, वो जब हिसाब होगा, स्टॉक टेकिंग होगी दुकान की, तब उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो नैब को भी ये अंदाज़ा होना चाहिए कि उसको ये इम्पार्शियल अकाउंटेबिलिटी का इमेज अपना बढ़ाना पड़ेगा। एक दूसरे ये कि जो जुडिशरी ने कहा, ये मैं समझता हूँ कि नैब की अपनी जो एफिशिएंसी है और नैब की जो एक्सपर्टीज़ है उसमें भी कसर है। दूसरी बात, फिर जो नैब की प्रोसिक्यूशन है उसमें भी कसर है।
तो ये दो इतनी सारी कसरों का जो मैंने आपसे जिक्र किया, जैसे पुलिस के मुतालिक कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ कि यार ये पकड़ते इतने लोगों को हैं, मगर ये कि प्रोसिक्यूशन में ये फेल हो जाते हैं, मुकदमा बनाने में ये फेल हो जाते हैं। सही तो सर। जो थाने में मुकदमा बनते हुए जाता है तो वो जनाब हाई कोर्ट में जाकर वो बाहर फेंक दिया जाता है। जैसे पर्ल केस का हुआ मिसाल के तौर पर, मुकदमा के अंदर कसर होगी ना, जब भी तो किसी कोर्ट ने बाहर फेंक दिया इसको। सही। मिस्टर प्रेसिडेंट, सबसे बड़ा जो इशू है नजरियाती, क्योंकि आप नजरियाती पीटीआई के रहे हैं, अभी आपका ओहदा ऐसा है, जो काबीना बनी हुई है ये तो काफी लोग नून लीग से, पीपल्स पार्टी से आए हुए, ये वहां तो नाकाम थे, यहाँ एडजस्ट, आपके नजरियाती लोग पीछे चले गए। वो जब वो टीम बनती है ना तो कभी कभी कोच सोचता है कि यार ये प्लेयर मैं ले लूँगा, इसको मैं ठीक कर लूँगा, मगर ये प्लेयर अच्छा है, इसकी स्पीड अच्छी है, इसकी लाइन एंड लेंथ अच्छी नहीं है, वो लाइन एंड लेंथ हम कोच कर लेंगे। तो बहुत सारे ये एडजस्टमेंट, सियासी एडजस्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर लोगों को लिया जाता है तजुर्बेकार। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं जब असेंबली में आया 2013 में बिल्कुल नोविस था, कुछ नहीं पता था, मैंने 2018 तक कुछ सीखा। अब मेरा जो मैंने सीखा वो बड़ा अहम है कंपेयर टू समबडी न्यू। तो लिहाजा होता ये है कि कभी कभी दूसरी पार्टीज़ के लोग भी जो अपना क़िबला बदलना चाहते हो, अपने डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो, उनको अकोमोडेट किया जाता है। फिर कोलिशन गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियां होती हैं। कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर हमेशा जो कोलिशन पार्टनर है, फ़र्ज़ करो वो उसका वज़न 10% है, मगर वो 15% बेनिफिट लेता है। दुनिया का उसूल है, मेरा नहीं। ये ब्लैकमेल कर रहे हैं सर? नहीं, दुनिया का उसूल ये है कि कोलिशन पार्टनर आपके साथ आता है, वो अपने हजम से ज़्यादा मांगता है कि भाई मैं तुम्हारी हुकूमत बनाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। और ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, आप दुनिया के कोलिशंस को देख लेना, चाहे इसराइल का देखें, जहाँ जहाँ कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती है, इंग्लैंड का आप देख लीजिएगा, तो उसके अंदर फिर ये होता है, तो लिहाजा एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं कि कोलिशन पार्टनर्स को ज़्यादा गुंजाइश। सर दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जो बयानात हैं, क्योंकि आप मुल्क के सदर हैं, ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है दोनों तरफ से, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से चाहे अपोजिशन की तरफ से, ना हमारा कल्चर इसकी इजाज़त देता है, ना हमारा मुआशरा इसकी इजाज़त देता है, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मैं आई डिसएग्री विद दैट। मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ कि मैंने तो आपसे अभी कहा ना कि ज़बान को लगाम दो, ये तरबियत आती है हमेशा से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी जो किरदार की खुसूसियत ये थी कि उनको गुस्सा भी आता था तो उनका चेहरा लाल हो जाता था, ज़बान से कभी किसी के मुतालिक कोई बात निकलती नहीं थी। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि ज़बान आदमी एहतियात के साथ इस्तेमाल करे। मुझे ज़िंदगी भर लगी है, अभी भी मैं इस पर मैं जो अल्फाज का मेरा चुनाव है वो मैं उस पर एक्सपर्टीज़ मेरी नहीं है कि मैं आपके सामने उन अल्फाज का चुनाव रखूं कि जो मेरा अंदर और बाहर एक सा आपको नज़र आए, आपको शुकूक और शुबहात ना पैदा हो। लोग तो ये कहते हैं इसने ये कह दिया इत्तेफाक से, इसका मतलब ये कि ये मेरे ख़िलाफ़ है, मेरा मकसद भी नहीं होगा। तो लिहाजा ज़बान का चुनाव ज़िंदगी के अंदर, अपने घरों के ताल्लुकात के अंदर भी बड़ा अहमियत रखता है। बाहर की बात तो दूसरी है, तो लिहाजा ज़बान का चुनाव बेहतर होगा। सर इस टाइम ये कहा जा रहा है कि अगर जल्द से जुलूस हुए तो हम इन लोगों के ऊपर केसेस करेंगे, जेलों में अंदर डालेंगे। इस सूरत हाल में मैशियत आपके सामने है, कोरोना आपके सामने है, कौमी इश्यूज़ पे अपोजिशन और गवर्नमेंट को बैठना चाहिए सर? बिल्कुल बैठना चाहिए। मैं तो हमेशा से इनकरेज करता हूँ कि जनाब बैठें। सर इसमें आप रोल अदा करें, आपस में डायलॉग हो। देखिए मेरा रोल बनता जब है क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर जो सदारत है वो उसके बेशतर काम सियासी जो हैं ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा मैं आपको यही बता दूँ, मिसाल के तौर पर कोई कहता है जी ऑर्डिनेंसेस के हवाले से इतने ऑर्डिनेंसेस निकालें। मैंने आज स्टडी किया, मैंने अपने लोगों को कहा कि इसको टेबल में डालो। यानी बेनज़ीर साहिबा की जो पहली गवर्नमेंट थी तकरीबन हर साल 60 ऑर्डिनेंसेस निकले, या हमने तो 23 निकाले, जबकि हमें ऑर्डिनेंस निकालने की ज़रूरत यूँ महसूस होती है कि नेशनल असेंबली में लेजिस्लेशन के मामले के अंदर बड़ी अपोजिशन और सरकार के अंदर लड़ाई है, मगर कानून रुक नहीं सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हुकूमत का और अपोजिशन का बैठना है, दिस इज़ अ पॉलिटिकल डिसीजन which belongs to the prime minister. If he feels के the presidency can play a role, I am always there. Sir, मगर thank you. अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता रहता हूँ कि दोनों को सबको एक प्लेटफॉर्म पर। सर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया हमारे टीवी चैनल्स को, आपकी बड़ी मेहरबानी सर।
इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।